स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। थियरी पोर्शन में कुछ चीज़ें कंप्लीट करने के बाद इग्नू के सिलेबस में चलिए आज डिस्कस करते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म। एम.एच. अब्राहम की बुक से ही शुरू कर रहे हैं। कटन वाली बुक में दिया है न्यू हिस्टोरिसिज्म, लेकिन काफ़ी थोड़े में दिया है, और अब्राहम में दिया है तो काफ़ी ज़्यादा में दिया है। न्यू हिस्टोरिसिज्म सिंस द अर्ली 1980s has been the accepted name for a mode of literary study that its proponents oppose to the formalism they attribute both to the new criticism and to the critical deconstruction that followed it। क्या कह रहा है? Since the early 1980s, अर्ली 1980s का मतलब 1981 से 85 तक का समय, ठीक है। Since the early 1980s has been the accepted name, क्या न्यू हिस्टोरिसिज्म एक accepted name रहा है, has been the accepted name for a mode of literary study। So obviously it is a mode of literary study that its proponents, इसको मानने वाले, इस मोड ऑफ स्टडी के फॉलोअर या प्रैक्टिशनर कह लीजिए, अपोज टू द फॉर्मलिज्म, वो क्या करते हैं? फॉर्मलिज्म का विरोध करते हैं। दे एट्रीब्यूट बोथ टू द न्यू क्रिटिसिज्म एंड टू द क्रिटिकल डिकंस्ट्रक्शन दैट फॉलोड इट। और किसको वो सपोर्ट करते हैं? दे एट्रीब्यूट बोथ टू द न्यू क्रिटिसिज्म को, और क्रिटिकल डिकंस्ट्रक्शन यानी डिकंस्ट्रक्शन, इन दो चीज़ को वो सपोर्ट करते हैं। कैसे? धीरे धीरे क्लियर होगा। इन प्लेस ऑफ डीलिंग विद अ टेक्स्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, न्यू हिस्टोरिसिस्ट्स अटेंड primarily to the historical and cultural conditions of its production, its meanings, its effects, and also of its later critical interpretations and evaluations। देखिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या काम है इनका? इन प्लेस ऑफ डीलिंग विद द टेक्स्ट इन आइसोलेशन, ये काम किसका हुआ करता था? फॉर्मलिज्म का काम हुआ करता था, जो केवल फॉर्म की स्टडी करता है, आइसोलेशन में स्टडी करता है, वो कॉन्टेक्स्ट की स्टडी नहीं करता। इन प्लेस ऑफ डीलिंग विद द टेक्स्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से आइसोलेट करके नहीं स्टडी करते ये लोग। न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्या करते हैं? न्यू हिस्टोरिसिस्ट अटेंड प्राइमरली टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ इट्स प्रोडक्शंस। ध्यान दीजिए, मेन काम क्या है न्यू हिस्टोरिसिस्ट का? मेन काम क्या है? वो क्या करते हैं? दे अटेंड primarily to the historical and cultural conditions of its productions। इसके प्रोडक्शन के समय हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है, कल्चरल कंडीशन कैसे रहे हैं, इट्स मीनिंग्स, इट्स इफेक्ट्स, एंड ऑल्सो ऑफ इट्स लेटर क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस, और बाद में इसकी क्या इंटरप्रिटेशंस और इवेल्यूएशंस हुए, वो सारी चीज़ें जो है इनके स्टडी का पार्ट होता है। न्यू हिस्टोरिसिस्ट में कि क्या हिस्ट्री रही है, सोशल हिस्ट्री क्या रही है, कंडीशन क्या रहा है, कल्चरल कंडीशन क्या रहा है, क्या मीनिंग्स उनकी जनरेट हो रही हैं, उसका प्रभाव क्या रहा है, बाद में उसके क्या इंटरप्रिटेशंस हुए हैं, और क्या इवैल्यूएशंस हुए हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ये एक बात कहता है ना कि देयर इज़ नो हिस्ट्री, देयर आर हिस्ट्रीज़। केवल एक हिस्ट्री नहीं होती, बहुत सी हिस्ट्री हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखने में चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। इसमें एक जो चीज़ मुझे समझ में आती है, हालांकि अभी मैं बोलूँगा कि तो एग्ज़ाम्पल मैं मिथ का दूंगा, तो आप कहिएगा कि एग्ज़ाम्पल मिथ का दे रहे हैं और कह रहे हैं हिस्ट्री समझा रहे हैं आप। लेकिन फिर भी कैसे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा जाता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, वो जानना ज़रूरी है। जैसे रामायण की अगर बात करें तो रामायण में क्या है कि आपने देखा, जब भी चाहे रामानंद सागर की रामायण हो या उनके बाद की एक दो रामायण हो, देखा होगा कि राम को सेंटर में रखा गया है। राम एज हीरो लीड करते हैं।
इवन एपिक में भी, रामायण में या रामचरितमानस में। लेकिन अभी जो पिछले कुछ वर्षों में रामायण का नया वर्ज़न आया था वो क्या था, सिया के राम। यानी पहले रामायण को हम राम के पर्सपेक्टिव से देखते थे, यानी सारी घटनाओं को राम के पर्सपेक्टिव से देखा जाता था। और जब सिया के राम का मतलब अब सिया के पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं। जैसे राधा कृष्ण जो सीरियल आता है आपका, जो नया वाला सीरियल बना हुआ है धारावाहिक, अब उसमें आप देखेंगे राधा कृष्ण में तमाम महाभारत की कहानियाँ दिखाई जाती हैं। इस ढंग से डाला है उसमें, इस ढंग से इंटरप्रेट किया है उसमें, जैसे दिखाया कि हर जगह ही जहाँ जहाँ कृष्ण है वहाँ वहाँ राधा मौजूद हैं। राधा से वो सलाह करते हैं, बातें करते हैं, राधा को समझाते हैं। मतलब अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट की बात करिए जहाँ से वो स्टोरी ली गई है, उसको मैनिपुलेट किया गया लगता है। मतलब वो क्या है, कहीं ना कहीं वो लिटरेचर को अलग अलग एंगल से जो है मैनिपुलेट करने का काम, यूज़ करने का काम, एक अलग पर्सपेक्टिव देने का काम, ये होता रहता है। न्यू हिस्टोरिसिज्म में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। वहीं अगर एक मैं बार बार चर्चा करता हूँ, एक खंड काव्य चला करता था जो है यहाँ ग्रेजुएशन में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में, मैं तनया, वहाँ आप रामायण का एक छोटा सा भाग हुआ, आप जो है मंदोदरी की पर्सपेक्टिव से देखेंगे, रावण की पत्नी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कई पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जब आप अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखेंगे तो अलग अलग, जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि दो लोगों में झगड़ा हुआ और उसमें से एक बंदा आकर के आपको कोई कहानी सुना रहा है, आपने सुन लिया क्या क्या हुआ था, वो एक वर्ज़न है। जो दूसरा है, जब उससे सुनेगा तो आपको उस कहानी का दूसरा वर्ज़न सुनने को मिलेगा। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म इसी की बात करता है कि कई वर्ज़न हो सकते हैं, कई लेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है, दिस इज़ नॉट सिंपली अ रिटर्न टू एन अर्लियर काइंड ऑफ लिटरेरी स्कॉलरशिप। पहले जो चीज़ें थीं, जिस तरह के डिस्कशन होते थे या जो एक व्यू था, एक अप्रोच था, उसमें ये वापसी नहीं थी। क्या था इसमें, कुछ नया निकल कर गया है। क्या था, फॉर द व्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द न्यू हिस्टोरिसिस्ट डिफर मार्केटली फ्रॉम दोज ऑफ फॉर्मर स्कॉलर्स हु हैड एडवर्टेड टू सोशल एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री एज अ बैकग्राउंड अगेंस्ट विच to set a work of literature as an independent entity, or had viewed literature as a reflection of the world view characteristic of period. पहले के लोग जो जिस तरह से देखते थे कि किस तरह से कॉन्टेक्स्ट प्रभावित करता है, किस तरह से सोशल हिस्ट्री प्रभावित करती है, किस तरह से उसी का मिरर हम देखते हैं, उसका रिफ्लेक्शन हम लिटरेचर में देखते हैं, ऐसा जो लोगों का व्यू था, तो सेम वही नहीं है न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिस्ट उनसे थोड़े से अलग हैं। क्या अलग हैं वो हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, इंस्टेड न्यू हिस्टोरिसिस्ट कंसीव ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट एज अ सिचुएटेड विद इन द इंस्टीट्यूशंस, social practices and discourses that constitute the overall culture of a particular time and place, and with which the literary text interacts as both a product and a producer of cultural energies and codes. ये देखिए, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना ज़रूरी है। ये सिंपल रिटर्न नहीं था। क्या था, न्यू हिस्टोरिसिस्ट, यहाँ से शुरू करें आप, न्यू हिस्टोरिसिस्ट, और आप यहाँ तक जाएं। अब इसमें क्या पॉइंट मेन है, न्यू हिस्टोरिसिस्ट कंसीव ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट, क्या मानते थे लिटरेरी टेक्स्ट को, वो सिचुएटेड। लिटरेरी टेक्स्ट जो है उसको माना कि वो सिचुएटेड है। देखिए कोट किया गया है, इन्वर्टेड कॉमा में है, सिचुएटेड विद इन द इंस्टीट्यूशंस। कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट जो है इंस्टीट्यूशंस के भीतर सिचुएटेड होता है। मतलब वही, जैसे हमने अभी मैंने कहा ना कि कई पर्सपेक्टिव से उसको देखना। तो एक इंस्टीट्यूशन में जो लिटरेरी टेक्स्ट सिचुएटेड होता है, तो जब विद इन द इंस्टीट्यूशंस, कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अब देखिए, इंस्टीट्यूशंस का मतलब केवल बिल्डिंग वाला इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब सोसाइटी भी एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए। तो लिटरेरी टेक्स्ट जो है कई सारे इंस्टीट्यूशंस में सिचुएटेड होता है, कई सारे सोशल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है या सोशल प्रैक्टिसेस के इर्द गिर्द घूमता हुआ मिलेगा आपको। एंड डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लिटरेचर में। तरह तरह की जो बातें होती हैं, तरह तरह के जो नए नए विचार निकल करके आते हैं समय समय पर, वो डिस्कोर्सेस
किस तरह की सोच डेवलप है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स इज दैट कंस्टिट्यूट द ओवरऑल कल्चर। जिस तरह के डिस्कोर्स, कोई भी डिस्कोर्स बनाया जाता है उससे कल्चर का निर्माण होता है। जैसे अभी आप अपनी सोसाइटी को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कई ऐसे डिस्कोर्सेज हैं जिनको सुनकर के आपका खून खोलेगा, लेकिन उन्हीं डिस्कोर्सेज से जो है सोसाइटी बनी हुई है, सोसाइटी की कल्चर बने हुए हैं, और जब उन कल्चर की को कोई मानता नहीं है तो कहा जाता है कि ये समाज से विद्रोह कर रहा है। ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, देखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या, विद इन द इंस्टीट्यूशंस, सोशल प्रैक्टिसेस, डिस्कोर्सेज, वो डिस्कोर्सेज जो कि ओवरऑल कल्चर डेवलप करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में, एंड विद विच द लिटरेरी टेक्स्ट इंटरेक्ट्स बोथ एज अ प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या करता है इसमें न्यू हिस्टोरिसिस्ट का जो अप्रोच है वो क्या कहता है कि वो लिटरेरी टेक्स्ट को कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एज बोथ अ प्रोडक्ट, एक तो वो अपने समय का प्रोडक्ट है ही, साथ ही में एंड अ प्रोड्यूसर ऑफ अ कल्चरल एनर्जीज एंड कोड्स। ये भी बात है। अब इसको कैसे आप समझेंगे, लिटरेरी टेक्स्ट में समझने के लिए आपको कई सारे उदाहरण मालूम होने चाहिए। वो उदाहरण आपको डेली लाइफ में सिनेमा से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कैसे कल्चर प्रोड्यूस होता है टेक्स्ट से। क्योंकि देखिए भाई, जो फिल्म आप देखते हैं ना, जो मूवी देखते हैं, वो भी एक टेक्स्ट है, ठीक है, तो उससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे अगर आपने सुना होगा, एक ज़माना हुआ करता था बेल बॉटम पहनने का, वो कुछ बेल बॉटम टाइप का शायद कोई पैंट का ट्रेडिशन था, पहना करते थे देवानंद साहब या अमिताभ जी। तो वो उस समय ट्रेंड था, वो उन्होंने कल्चर सेट कर दिया था। एक पर्टिकुलर कलर का कपड़ा पहनना, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन। आज भी आप देखते हैं कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं और वो फैशन बन जाता है। या कोई एक पर्टिकुलर मूवी आई, उसमें कोई चीज़ ऐसे आई, जैसे बीच मांग फाड़ने का जो एक तरीका डेवलप हुआ लड़कों में, हाँ, जिसको चढ़ाने में लोग कहते हैं तेरे नाम बीच मांग ले कटोरा भीख मांग। तो अब उसके बाद से, अब जब मूवी आई तेरे नाम वाली, बीच मांग जो आप देख लिए पर्दे पर, उसके बाद कोई भी बीच मांग फाड़ करके लड़का अगर घूम रहा है तो आप कहेंगे तेरे नाम कट है ना। तो एक कल्चर डेवलप हो गया। तो मतलब ऐसा ये है कि जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो प्रोडक्ट तो होता ही है कल्चर का, साथ में वो कल्चर बनाता भी है, साथ में वो कल्चर बनाता भी है, ठीक है। अभी हिंदी सिनेमा को आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कैसे तमाम अलग अलग कल्चर का प्रभाव नज़र आ रहा है। इवन करवा चौथ के बारे में कहते हैं लोग कि करवा चौथ ये बॉलीवुड लेकर के आया लोगों में। करवा चौथ का पहले कोई ट्रेडिशन नहीं हुआ करता था, अब तो गाँवों तक पहुँच हो चुकी है करवा चौथ की। तो इस तरह से कल्चर डेवलप करने का काम भी टेक्स्ट करता है। तो वो केवल प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोड्यूसर भी है, प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर ऑफ कल्चरल एनर्जीज एंड कोड्स। कल्चरल एनर्जी और कल्चरल कोड्स को प्रोड्यूस करने वाला भी होता है क्या, लिटरेरी टेक्स्ट। What is most distinctive in the new mode of historical study is mainly the result of concepts and practices of literary analysis and interpretation that have been assimilated from various recent post-structuralist theorists. क्या कह रहा है, क्या अलग है न्यू मोड ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी में या न्यू हिस्टोरिसिज्म में, क्या अलग है, रिजल्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लिटरेरी एनालिसिस। कॉन्सेप्ट के रिज़ल्ट और लिटरेरी एनालिसिस के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इंटरप्रिटेशन का तरीका है, जो कई तरह के मोस्ट रीसेंट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरिस्ट, यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तमाम चीज़ों को एक साथ एसिमुलेट करके, इकट्ठा करके अप्लाई किया गया। तो उसमें स्पेशली प्रोमिनेंट आर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। पहला है द व्यूज़ ऑफ द रिविजनिस्ट मार्क्सिस्ट थिंकर लुई अल्थ्यूज़र। अल्थ्यूज़र का डिस्कशन हम लोग काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं मार्क्सिज्म में। The views of the revisionist Marxist thinker Louis Althusser that ideology manifests itself in different ways in the discourse of each of the semi-autonomous institutions of an era, including literature, and also that ideology separates covertly to form and position the users of language as the subjects in a discourse in a way that in fact subjects them, that is subordinates them
टू द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लासेस, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का ये टर्म है। अब देखिए क्या है, एक एक पॉइंट में आपको एक एक थिंकर की बात मिलेगी और इसको अप्लाई किया जाता है न्यू हिस्टोरिसिज्म में, ठीक है। तो पहला व्यू किसका है, लुई अल्थ्यूज़र का, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छा डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। उसमें आइडियोलॉजी के बारे में कैसे उन्होंने बताया कि आइडियोलॉजी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन डिफरेंट वेज। आइडियोलॉजी कई अलग तरीके से उसका निर्माण होता है इन द डिस्कोर्स ऑफ ईच ऑफ सेमी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस ऑफ एन एरा। कोई भी किसी भी समय के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सेमी ऑटोनोमस का मतलब आधा अपने हिसाब से चलेंगे, आधा दूसरों के हिसाब से चलेंगे। सेमी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उनमें जो डिस्कोर्सेस चलते हैं उनसे जो आइडियोलॉजी फॉर्म होती है वो कई तरीके से होती है, इंक्लूडिंग लिटरेचर। सेमी ऑटोनोमस यानी इसका मतलब लिटरेचर को भी सेमी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन माना है उन्होंने, लुई अल्थ्यूज़र ने। मतलब ऐसे एक जो लोग बात किए थे कैसे लिटरेचर इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, तो ऐसा नहीं है। अल्थ्यूज़र ने बताया कि कैसे उसे भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसे भी कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो आइडियोलॉजी एंड ऑल्सो दैट आइडियोलॉजी ऑपरेट्स कवर्टली टू फॉर्म एंड पोजिशन द यूजर्स ऑफ लैंग्वेज। तो और क्या करते हैं, आइडियोलॉजी किस तरह से फॉर्म और पोजीशन के हिसाब से वर्क करती है एज द सब्जेक्ट्स इन अ डिस्कोर्स इन अ वे दैट इन फैक्ट सब्जेक्ट्स देम, दैट इज सबऑर्डिनेट्स देम टू द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लासेस। वही जो कि रूलिंग क्लासेस कैसे अपने मन की बात जो है फैलाते हैं। देखिए मन की बात, अच्छा आइडियोलॉजी को समझने के लिए जैसे डिस्कशन में अभी बात आ ही गई ना, मन की बात, अब आप कितने अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी फॉर्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है। हाँ, देश के एक बड़े नेता का और किस तरह से जो अपनी बातें वो रखते हैं, तो उनके मानने वाले, उनके समर्थक कैसे उससे कन्विंस होते हैं और उससे उनके दिमाग में एक फ्रेम बनता है। मतलब देखिए कोई भी जो पॉलिटिशियन होता है, कोई भी जो नेता होता है, वो चाहता यही है कि वो जो चाहता है जिस तरह से चीज़ें हों, जनता उसी ढंग से सोचे। तो वो जो सोचवाता है अपने तरीके से, वही तो है लुई अल्थ्यूज़र। उसी की तो बात करते हैं कि आइडियोलॉजी में कैसे चीज़ें होती हैं, आइडियोलॉजी में चीज़ें कैसे काम करती हैं, जो है अपने हिसाब से। जो रूलिंग क्लास है वो अपने हिसाब से लोगों को सोचने के लिए भी वश करता है। तो ये तो पॉइंट अल्थ्यूज़र का रह गया। आगे हम फुको की बात करेंगे, FOUCAULT, फुको। और कुछ कॉन्सेप्ट और भी आगे काफ़ी ज़्यादा हैं। आज फ़िलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।